दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ में 17 पेपर हम हल कर चुके हैं और आज ये 18वां पेपर आपके सामने हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ये रस से प्रश्न एक बार पहले ही पूछा था और इसमें भी आ गया। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें वीर रस का स्थायी भाव का मतलब है कि जो वीर रस है वो उसका मूल क्या है, वो किससे उत्पन्न हुआ है, ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो इसका भय नहीं, उत्साह है, उत्साह से हुआ इसका। उत्साह इसका मूल है, स्थायी भाव है। जुगुप्सा का घृणा होता है, शोक का करुण होता है। तो इसका उत्साह हो जाएगा। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछे, इनके 3 नहीं इसमें और एक नहीं है। तो करी, तुरंग, वाजी है। इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करी। करी पर्यायवाची है हाथी का। तुरंग है और वाजी ये तीनों जो है अश्व के हैं, घोड़े के। अश्व मतलब घोड़ा। अगला प्रश्न, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। यानी कि इसका पूछने का मतलब ये है कि जब इसका विलोम बनाएंगे तो तब कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा इसके साथ। तो प्रति, वे, ना, प्र। तो इसमें प्रति शब्द जो है उपसर्ग वो जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम बन जाएगा ये। कूल होता है किनारा और इसके आगे क्या जुड़ गया, प्रति। तो ये बन गया प्रतिकूल और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल। नेक्स्ट देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। भयभीत होना ये तो नहीं होगा। दर्द होना, अत्यंत लज्जित होना ये भी नहीं होगा। अत्यंत लज्जित होना तो घड़ों पानी पड़ना ये होता है इसका। आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना ये हो जाएगा इसमें। यानी कि बहुत हैरान रहना कि उसके कर्तव्य को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नेक्स्ट देखो देखो प्रश्न क्या है। घोड़ा नहीं चलता इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। भाववाच्य बनाना है इसका। तो ये कर्म के आधार पर जो है इसमें क्या होते हैं, ये वाच्य जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसने पूछा है भाववाच्य। भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें कर्म नहीं होता। सबसे बड़ी पहचान, मुख्य पहचान क्या है कि उसमें कर्म नहीं होता। तो यानी कि अकर्म क्रिया होती है उसमें। घोड़ा नहीं चलता और लगभग नहीं तो खैर, और नहीं भी इसमें 90% जो होते हैं वो नहीं वाले इसमें आते हैं। खैर ऐसा नहीं है कि कर्मवाच्य में नहीं आते, कर्तृवाच्य में नहीं आते। नहीं वाले वाक्य आते हैं लेकिन बहुत ही कम। तो ये इसमें अकर्मक क्रिया रहती है। तो इसका पूछा है कि भाववाच्य में लिखी इसको। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य करते इसमें क्या होता है कि कर्ता के साथ, कर्ता जो होता है उसके साथ या तो से करेंगे या फिर द्वारा, के द्वारा। और भाववाच्य में लगभग से किया जाता है, द्वारा का प्रयोग होता है के द्वारा का कर्मवाच्य में। तो इसका हो जाएगा घोड़े से नहीं चला जाता। इस प्रकार से हो जाएगा इसमें, चला जाता। तो घोड़ा नहीं चला, घोड़े से चला नहीं जाता, ये दूसरा ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, घोड़े से चला नहीं जाता। अगला प्रश्न क्या है। सो प्लस आगत स्वागत संधि कौन सी है। ये बहुत बार पूछी गई है। एक तो यण संधि और विसर्ग संधि, ये बहुत बार पूछी गई है, बार बार रिपीट हुई है। तो ध्यान से इसको जो है ना देख लेना। नियम मैंने बता भी दिए इसके। तो इसमें यण संधि रहेगी जो स्वर संधि का एक उपभेद है। तो इसमें सु प्लस आगत स्वागत ये यण संधि रहेगी और इसमें सु उपसर्ग है और आगत जो है मूल शब्द।
और वो कैसे बना था मैंने बताया भी था। आगे देखिए, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, तो वो होता है सलेस अलंकार। सलेस। एक होता है यमक। यमक में एक से अधिक शब्द होते हैं, उनकी आवर्ती होती है, जिस प्रकार से अव्ययभाव उसमें अनुप्रास अलंकार में होती है वर्ण या व्यंजन की आवर्ती, उस प्रकार इसमें यमक में होती है शब्द की आवर्ती, यानी कि वही शब्द आता है लेकिन उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वो होता है यमक। सलेस में होता है एक ही शब्द के अधिक अर्थ निकलते हैं। वक्रोक्ति में क्या होता है कि वक्रोक्ति में जो किसी के द्वारा कहा गया जो कोई भी कथन है, उसको एक दूसरे अलग अलग लोगों द्वारा उसके अलग अलग अर्थ निकालना, और इस अलंकार का प्रयोग होता है लगभग हंसी मजाक या किसी कटाक्ष के रूप में। तो ये होती है वक्रोक्ति। रूपक होता है वहाँ कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, और उत्प्रेक्षा में जो है उपमेय में उपमान की संभावना ढूंढी जाती है, पाई जाती है। और तो ये होते हैं, सलेस हो ही गया, बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने, सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध शब्द पूछा इसने। शुद्ध कौन सा है? अभिव्यक्ति, तो पहले वाला ही है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब कोई बात कहना, प्रस्तुति, अपना कोई विचार प्रस्तुत करना। अभिव्यक्ति इसमें जो मात्रा बै को बड़ी है, ती को भी, ये गलत है। यहाँ बै को छोटी है, यहाँ ती को बड़ी, गलत है, ये भी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, क्या सुमेल करवा रहा है? देखो ये गिनतियां हैं, एक बार पहले पेपर में भी आई थी। तो 86 पता ही है सभी को, 86 हो जाएगा, 58 एक ये हो जाएगा, इसमें 32 ये हो जाएगा, और 39 इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक शब्द आता है कई बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लिखते हैं 53 लिखते हैं, जिसको 53, वो होता है 53। 53 होता है वो 53 वाला, 53 नहीं होता। तो उसको जो है ना ध्यान में रखना थोड़ा सा। हाथी शब्द का बहुवचन रूप है। बहुवचन पूछा हाथी का, हाथी, हाथिये, हाथिया, हाथियाँ, नहीं। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। हाथी का बहुवचन हाथी ही रहेगा, लेकिन जब हम हाथी शब्द को जो है पद बनाएंगे, यानी कि उसको वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, तब क्या हो जाएगा? हाथियों हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत से हाथियों को जाते हुए देखा, नहीं तो हाथी का हाथी ही रहेगा। अगला प्रश्न है, रसोई का घर, रसोई घर, यह कौन सा समास है? रसोई का घर, रसोई घर, इसमें कौन सा समास पूछा है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययभाव। तो इसमें तत्पुरुष समास है ये। वैसे रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है। वैसे इसने दे रखा है, रसोई का घर भी दे दिया होगा इसने, खैर दे रखा है इसने। बाकी सही इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास है ये, और ये बन जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा। और रसोई के लिए घर होगा तो उसमें बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास में तो दोनों पद जो है मिलकर किसी और ही संज्ञा शब्द का बोध करवाते हैं, किसी और तीसरे व्यक्ति का बोध करवाते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दोनों के बीच विशेष्य विशेषण का बोध होता है। अव्ययभाव समास में जो है क्या होता है कि पहले पद की प्रधानता होती है और पहला पद अव्यय उपसर्ग युक्त होता है। और अगला देखिए, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। बहन का पद परिचय पूछा इसने, तो बहन का पद परिचय का मतलब उसमें संज्ञा कौन सी है, या फिर सर्वनाम है तो सर्वनाम कौन सा है, लिंग कौन सा, वचन कौन सा, ये। तो बहन क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितने भी पृथ्वी में पर जो बहन हैं वो एक ही जाति का बोध करवा रही हैं, बहन। और फिर
आई है एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा। इसमें देखते हैं जातिवाचक सर्वनाम तो नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक नहीं। अब देखो ये आपको जो है, यदि इनमें से एक भी आपको ये पता है कि हाँ ये जातिवाचक संज्ञा है, तो भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें एक ही है जातिवाचक संज्ञा। कर्ता कारक, हाँ कर्ता कारक है, क्योंकि आई है। कर्ता कौन होता है कि कर्ता जो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वो कर्ता होता है। तो आई है, कौन आई है? बहन। यहाँ कर्ता कारक है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है जिसमें विकार न हुआ हो, इसको क्या बोलेंगे? जिसमें विकार न हुआ हो इसको बोलेंगे बिहारी, प्रतिहारी, विकारी, अविकारी। तो इसको विकारी बोलेंगे। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, उसमें दोष होना, गुण होना, यानी कि बदलाव में जो है उसमें गुण पैदा भी हो सकते हैं और दोष भी होते हैं, तो अविकारी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है दीपक खालिस्तान एवं साहस का प्रतीक है। दीपक जो दिया है वो हर्ष, तमाशा, आशा, निराशा। तो हर्ष, खुशी, तो दीपक जो है हर्ष एवं साहस का प्रतीक है। हर्ष, खुशी एवं साहस का प्रतीक है, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। खालिस्तान नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, तो खालिस्तान नदी, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, अलकनंदा। तो ये है गंगोत्री नहीं आएगा इसमें। गंगोत्री तो जहाँ से गंगा निकलती है वो जगह है। यमुनोत्री ये भी नहीं है। गंगा ये आ जाएगा इसमें। गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, सभी को ही पता, ये तो सभी कर देंगे, आसान से क्वेश्चन है इसमें तो। और नेक्स्ट है, आगे देखिए कौन सा प्रश्न। इसमें पर्यायवाची पूछे गए, समानार्थी पूछे गए इसमें कि तरु के पर्यायवाची क्या समानार्थी कौन सा है? घास, तरु होता है वृक्ष, पेड़, तो घास, घास तो नहीं होगा था, घास तो जो है घास का हो जाएगा तृण, तृण हो जाएगा इसमें। तृण का, तिनका भी होता है, घास भी होता है। पत्ते, पत्ते पत्रम हो जाएगा इसका, पत्ते का पत्ता होता है, पत्रम या पत्र भी कह सकते हैं। वृक्ष ये होता है इसका, पेड़ का वृक्ष। तरु, विटप, पेड़, रूख, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। वनस्पति में तो सभी आ जाते हैं, पेड़ पौधे, मतलब वो भले ही सब्जियां हैं और कौन सी इस प्रकार की झाड़ियाँ। सागर, सागर का पूछा इसने, जलाशय, सरोवर, तराग और जलधि। तो इसका जलधि हो जाएगा, जलधि ये होता है सागर। जलाशय, सरोवर, तराग ये तीनों तालाब के पर्यायवाची हैं, तालाब के। जलधि ये सागर का है। निशा, निशा का पूछा है, अंधकार, रात, गोधूली, संध्या। तो इसका निशा का रात्रि हो जाएगा, रात जिसको बोलते हैं। अंधकार अंधेरा होता है। गोधूली, गोधूली तो वो होता है कि जब सूर्यास्त के समय जब हल्का हल्का अंधकार सा छाया रहता है, गोधूली वो होती है शाम का समय। संध्या शाम होती है। आगे देखिए, विलोम बताने के लिए चार चार, हाँ इसके बताने हैं। विलोम शब्द पूछ रहा है ये, यश, अपयश, अज्ञान, अपमान, अनादर। तो इसका यश का अपयश हो जाएगा, अपयश, अपयश हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ इसमें से जो है ना कोई भी एक शुद्ध शब्द चुनना है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से शुद्ध चुनना है इसमें से। तो रामू को मृत्युदंड का सजा मिला है, गलत। मृत्युदंड का सजा मिला है, तो दंड, मृत्यु दंड का सजा मिला है, कि सजा मिला है, सजा मिली है, ऐसे आएगा। आगे देखते हैं। रामू को मृत्युदंड मिली है, नहीं, मृत्यु दंड मिली है, क्योंकि मिली है, मिली का मतलब इसके दंड के साथ जुड़ा ये, न कि मृत्यु के साथ। तो ये भी पुल्लिंग होगा। रामू को मृत्यु दंड की सज़ा मिली है, थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है,
देखते हैं, रामू को मृत्यु दंड मिला है, ये हो जाएगा इसमें, ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ इस देखो इस वाक्य में देखो, रामू को मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। दंड और सज़ा ये दोनों ही एक ही होते हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ दोनों नहीं आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा सीधा कि रामू को मृत्यु दंड मिला है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, आपकी सभी योजनाओं व्यर्थ हैं, आपके सब योजनाएं व्यर्थ हैं, आपका सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, आपका सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, आपका नहीं आपकी आएगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि योजना जो शब्द है, पद है, वो स्त्रीलिंग है, आपके भी नहीं आएगा, आपकी आएगा। अब ये देखो, आपकी सभी योजनाओं, अब योजनाओं क्या मतलब हुआ, ये नहीं आएगा, आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई, संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई, संगीतकार ने अनेकों गीत की धुन बजाई, संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो अनेक शब्द है, अनेक, उसका भी इसने क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया, अनेकों। लेकिन अनेक अपने आप में जो है वो बहुवचन है, अनेक अपने आप में ही पहले से बहुवचन है, किसका, एक का, एक का बहुवचन होगा अनेक। तो यहाँ अनेकों करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो अनेक वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। तो संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई, देखते हैं इसका कौन सा, ये संगीतकार ने अनेक गीतों का धुन बजाया, तो गीतों का धुन, गीतों का नहीं गीतों की आएगी, धुन जो है वो स्त्रीलिंग है और इसके साथ इसका लगाव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई, बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब ये मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे लोकोक्ति। तो देखो, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो इसमें क्या पूछ रखा है, दे रखा है ऑप्शन, अपनी पहुंच के अनुसार काम न करना, मस्जिद में जाना, अपनी पहुंच के अनुसार काम करना, मुल्ला को मस्जिद तक दौड़ाना, नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी पहुंच के अनुसार ही काम करना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय में जो कोई धार्मिक जो कार्यक्रम करवाता है उसको मुल्ला बोल देते हैं। तो इसमें उसकी जो दौड़ होती है वो मस्जिद तक होती है, सीमित होता है वो, उसी प्रकार से पूछेगा इसमें कि अपनी पहुंच के अनुसार ही काम करना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये तो काफ़ी फेमस लोकोक्ति है। तो इसमें राजा भोज और गंगू तेली का मित्र होना, नहीं, राजा भोज गंगू तेली के पास गया, नहीं, दो स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत, नहीं, जमीन आसमान का अंतर न होना, जमीन आसमान का अंतर न होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, न होना, ये न नहीं, इसमें ऑप्शन ही गलत हैं सारे। इसमें या फिर देखो, दो स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होना, फिर ये हो सकता है इसमें ऑप्शन, यदि ये होता, वैसे तो ये होता है कि ज़मीन आसमान का अंतर होना, इसमें न दे रखा है, तो ये जानबूझ के शायद दे दिया उसने। तो दो स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होना, ये भी वैसे ठीक नहीं बैठ रहा है इसमें ऑप्शन। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये ही आएगा इसमें, ज़मीन आसमान का अंतर होना, ये न नहीं आएगा इसमें शायद, ये यही ऑप्शन है। आगे देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी होता है दर्पण जिसको बोलते हैं, और एक प्रकार से आरसी एक महिलाओं के पहनने का आभूषण भी होता है, छल्ला या फिर अंगूठी कह लो, जिसमें लगभग एक शीशा सा जड़ा होता है, उसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा, बता दूं आपको कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये हो जाएगा इसमें, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न क्या है,
उपयोग में न आने वाली वस्तु को कहेंगे तो क्या कही जाएगी? ये उपयोगी हो जाएगा। इसमें उपयोगी, योग्य, प्रयोजनीय ये नहीं होगा। शरण में आया हुआ क्या हो जाएगा? शरणागत, इसको बोलेंगे शरणागत। प्राश्रित ये तो होता है दूसरे पर आश्रित हुआ। सहिष्णु, सहनशील व्यक्ति जो होता है। और जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हो, ये सभी को पता है, रेखांकित हो जाएगा इसमें, रेखांकित। निम्नांकित होता है नीचे अंकित हुआ। अगला प्रश्न क्या है? ये फिर शुद्ध 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 पूछ लिया इसने। बुद्धि का शुद्ध पूछा है तो बुद्धि का ये हो जाएगा छोटा बू आधा द और धी, बुद्धि। फिर है आविष्कार का पूछा है तो पहली बात तो कुछ बोलते हैं इसमें आविष्कार, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है और इसमें प वाला से आ जाएगा आविष्कार। नेक्स्ट देखिए सम्मुख का फिर पूछा इसने, सम्मुख तो इसमें से आधा मैं और पूरा मैं, फिर छोटे ऊ की मात्रा और ख, सम्मुख ही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, आज का पेपर था ये। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको सीखने को मिल रहे हैं, साथ साथ विश्लेषण के साथ, रटंत प्रणाली से बिल्कुल हटकर। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।